आप लोगों ने जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मुझे इनवाइट किया यहाँ, इसके लिए बहुत मैं खुश हूँ और अपना बात रखने का मौका मिल रहा है आपके सामने में, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपसे। और जो विषय जो है हमारे सामने में, एक तरह का माहौल क्या है देश में वो तो पता है आप लोगों को, और माहौल कैसा है उसके बारे में आजकल खुल के भी नहीं बताते। बोलते माहौल कैसा है आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा हो गया है ना, कि हम क्या कह रहे हैं और आप जो समझ रहे हैं लगता है वो एक ही हो जाता है, लेकिन पता नहीं एक होता है कि नहीं। मुझे इसमें भी शंका है। तो कई बार हम लोग बहुत कुछ मान के चलते हैं कि हम एक ही जगह में है, एक ही पेज में, बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ऑन द सेम पेज। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को खोल के देखना चाहिए। देश का माहौल कैसा है आपको पता ही है ना, या डर का माहौल है। जैसे अभी हमारा दोस्त नदीम ने बोला कि यूएपीए, तो आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बात कर रहे हैं, तो उसमें यूएपीए भी आ जाता है। जो डर का माहौल है, एक तो सीए एनआरसी को लेके है, फिर जो भीमा कोरेगांव का जो केस है, यूएपीए का जो केस है, या बाकी जो हो रहा है, सिर्फ 2014 के बाद का बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2014 से पहले, 2014 से पहले भी लगभग, शायद मैं अभी जो बोलने जाऊंगा लगभग यही बात मैं बोलता। हालांकि उसका डिटेल्स वगैरह अलग होगा, है ना, लेकिन ये सीए एनआरसी तो चलिए बोल सकते हैं, अब बाद में आया। एनआरसी तो आसाम में खैर पहले से था, लेकिन यूएपीए वगैरह तो पहले से 1967 से है। बल्कि शायद हो सकता है कि पीछे हम पंडित नेहरू तक भी जाना पड़ेगा, है ना। तो और मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि जैसे देश में जो माहौल का बात कर रहे थे, तथाकथित माहौल, उसमें यह भी है कि हमें फिर कुछ इसका एक अपना, एक कि भाई कुछ आपको मान के चलना पड़ता है कि आप दो कैंप बटा हुआ है, तो अगर आप इस कैंप में है तो आपको जैसे नेहरू को डिफेंड करना ही पड़ेगा, है ना। नेहरू वर्सेस सावरकर चलता है, तो फिर आपको नेहरू को डिफेंड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं जब कोई बात रखता हूं तो इन सब जितने भी हमें पहले से दिया जाता है फॉर्मूलाज कि आपको इसके ये आप, अच्छा आप ये कैंप में हो तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है कि हमें मान के ही चलना पड़ेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला में हम नहीं चलेंगे, है ना। तब तो फिर बात रखने का मतलब भी नहीं है ना, कि हम जो मान के चलना है, बस जो चूहा दौड़ता है ना ऐसा अपना ग्रुप्स में खाना लिया फिर आ गया, ये हम नहीं करेंगे। हम इंसान हैं, हम और खोल के देख रहे हैं। जो शुरुआत में जिन्होंने यहाँ अपना रखा, शायद कुरान से जो उन्होंने यहाँ पढ़ा उन्होंने, उसमें जो उन्होंने वो जिक्र कर रहे थे, मुझे तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन अगर कुरान भी पहाड़ में अगर होता कहीं पे, तो भी उस ढंग से, मतलब वहां से शुरू करना है, ओपन बिल्कुल, है ना। तो उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सीएए, एनआरसी, यूएपीए या 2014 से जो भी घटना हो रहा है देश में, है ना, इसको हम इस ढंग से देख सकते हैं। और आप लोगों ने काफी सुना है इसके बारे में, तो मैं जो चल रहा है वही दोहराना नहीं चाहता हूं, है ना। और आज मैं आ रहा था रास्ते में, तो वो जामिया होके आया। मैं लॉकडाउन से पहले जब जामिया में मूवमेंट चल रहा था, शाहीन बाग में मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम के बाद बीच में आना नहीं हुआ मेरा। तो आज मैं आ रहा था तो वही रोड जहाँ पे पूरा जामिया का मूवमेंट था, और मेरा जो ड्राइवर साहब था जो आप लोगों ने भेजा था, उनके साथ भी मैं बात कर रहा था कि देखो कैसे सुना लग रहा है। आप लोगों को तो आदत हो गया होगा, जो लोग काफी दिन से चल रहे हैं यहाँ, लेकिन मुझे एक सन्नाटा एक लग रहा था। तो हालांकि हमने जामिया वाला मूवमेंट में और शाहीन बाग वाला मूवमेंट में भी बहुत सारा चीज सुना है, देखा है। मैं उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं एक बेस्ट केस सिनारियो जिसको मैं कहना चाहता हूं वो लेना चाहता हूं, यानी कि
सोचिए, जो हम बोलते हैं कि संविधान को ये ठीक से लागू नहीं कर रहे, संविधान को ये जो वहां पे बाबा साहेब का जो लिखा हुआ संविधान में जो धाराएं हैं उनको ही ये मान नहीं रहे, उसको वायलेट कर रहे हैं। सरकार का काम तो संविधान को लागू करना होता है, वो तो एक कानूनी एक प्रक्रिया से आया है, एक संविधान के मुताबिक वो बना है। तो हम बोलते हैं कि ये मान नहीं रहे, तो हमारा ये दबाव रहता है कि भाई आप संविधान को मान के चलो, अपने ही कानून को क्यों वायलेट कर रहे हो, अपने ही संविधान को क्यों आप वायलेट कर रहे हो। तो अगर हम ये मान के चले कि सोचिए अगर संविधान सही में अगर लागू हो रहा हो, अगर हम जो बोल रहे हैं अगर सब पूरा किया हो किसी सरकार ने, अब आज का जो मौजूदा सरकार है या इससे पहले कांग्रेस का सरकार, यूपीए का सरकार, उससे पहले पता नहीं कौन थी, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी, नेहरू, या सोचिए कोई हाइपोथेटिकल सरकार एक बार बीच में चला था काफी साल पहले कि ज्योति बासु बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। तो वो नहीं बने तो बोला कि इट्स अ हिस्टोरिक ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर, कि एक वामपंथी इंसान वो पार्टी का दबाव से, सीपीएम का दबाव से ज्योति बासु को एक कोलिशन में होने नहीं दिया प्रधानमंत्री। तो मान लीजिए उस टाइप का आइडियल जो आपका हो सकता है कि एक वामपंथी को ही रख दीजिए, आप मुझे रख दीजिए, या हमारा अपूर्वानंद जी को रख दीजिए, प्रशांत भूषण को बना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। आइडियल सिचुएशन आप लीजिए, हमारा नदीम को बना दीजिए प्राइम मिनिस्टर संविधान के तहत। अब बेस्ट केस सिनारियो लीजिए इस देश का। मुझे लगता है कि ये बेस्ट केस सिनारियो को अगर हम देखते हैं क्या उभर के आता है, अगर बेस्ट केस सिनारियो को हम लेते हैं तो क्या हमारा जितना भी क्रिटिक है कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हालात है, कि भाई दलितों का क्या हालात है, कि भाई किसानों का क्या हालात है, कि भाई मजदूरों का क्या हालत है, आदिवासियों का क्या हालत है, महिलाओं का क्या हालत है, तो ये जितना भी हमारा क्रिटिक है इस सबको लेके, सब हमारा बंद हो जाएगा, हमारा दुकान, हमारा जो क्रिटिक है ये क्या सब खत्म हो जाएगा। ये सवाल मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। यानी कि आप जो क्रिटिक दे रहे हैं कि इन्होंने संविधान को नहीं माना, इन्होंने ये कानून को नहीं लगाया, ये कहां तक जायज है ये भी नहीं मैं बोलूंगा, जायज है ये, लेकिन इसके पीछे का जो आपका थॉट है, इसके पीछे में जो आप बहुत कुछ मान के चल रहे हैं, प्रीसपोजिशंस इसको बोलते हैं, आप क्या प्रीसपोज कर रहे हैं जब ये आपका अड़ान, आपका पूरा मूवमेंट इस पे टिका हुआ है, कि यहां तक कि आप, तो मुझे लगता है कभी कभी हम तो ब्लैकमेल हो जाते हैं कि अंबेडकर को हमको लेके जो चलना है वो हम सही में संविधान के ऊपर विश्वास है या अंबेडकर हमको बचाएंगे यूएपीए लगने से, हम वो यूज कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं, क्लियर नहीं होता है कभी कभी कि आपका वो मजबूरी है ये आप सही में मानते हैं। और इसमें ये जो सवाल उठाया मैंने, समय बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं सवाल ही उठा सकता हूं, और सवाल के जरिए मैं अपना मन का बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आगे तो फिर मिलेंगे, वो तो बात होते रहेगा, चूंकि सब कुछ एक साथ नहीं बता सकते, तो मैं कुछ यहां पे सवाल खड़ा करूंगा और उसके जरिए मैं अपना मन का बात भी आपके साथ रख रहा हूं। और अच्छा ये भी है कि हम यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में नहीं है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, और वहाँ हम लोगों का जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस से मुझे लगता है ज्यादा निकलता नहीं है, क्योंकि वहां पे ना ज्यादा वो एकेडमिक प्रोटोकॉल्स में ये होना चाहिए। वो बोलते हैं कि आप ये जो बोल रहे हैं ये इसका फुटनोट्स कहाँ है, इसका कोड दिखाओ, ज्यादा प्रोटोकॉल्स में ज्यादा वो क्या बोलेंगे क्लेरिकल एक तरह का सिस्टम में डाल दिया है, तो दिल का बात कभी आता नहीं है। इसलिए मैं यहाँ, इसलिए मुझे लगता है मैं अपना जो लग रहा है वो शेयर करने का मुझे लगता है, और मैं भी चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन आंसर में आप लोग
अपना हिसाब से बताएं अपना। तो एक चीज है, तो ये सवाल मैंने आपको आपके सामने में रखा। दूसरा चीज, मुझे थोड़ा याद आया, और यहाँ सलीम साहब बैठे हैं तो इनके नाम से भी मुझे याद आया, इनको स्मरण होगा कि नहीं। 2000 पता नहीं कौन सा, पता नहीं 11-12 होगा, ये जयपुर में एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ करता था, शायद अभी भी होता है। तो वहां पे मैं गया था एक बार, तो वहां तो बड़े बड़े लेखक, बहुत ही लिबरल लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, रेडिकल लोग, राइटर, आर्टिस्ट, खुले दिमाग वाले लोग हैं वहां। तो वहां एक केस हुआ था, मैं बहुत छोटकरी में बताऊंगा। सलमान रश्दी आने का था वहां, नहीं सॉरी, आने का नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा उनके साथ, क्योंकि वो भी बड़े राइटर है, नोबेल लॉरिएट वाले राइटर है। तो कुछ ग्रुप्स ने विरोध किया सलमान रुश्दी का, ठीक है ना। मुझे लगता है कुछ मुस्लिम ग्रुप्स थे, है ना। तो उन्होंने विरोध किया कि हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि बाकी आपको पता ही है ना, सलमान रुश्दी का जो भी उन्होंने लिखा है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में वगैरह वगैरह। तो वहां पे एक मीटिंग हुआ, कहां पे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर में। और मीटिंग में जो वक्तव्य रखे उनका ये था कि ये बहुत गलत हुआ, सलमान रुश्दी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों करने नहीं दिया, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं मुस्लिम ग्रुप्स, ठीक है ना। अब ये जो बोलने वाले कौन थे वहां, तो आपका विश्व हिंदू परिषद के लोग तो थे नहीं, बीजेपी के लोग थे वहां, इंडिया के चुनिंदा लेफ्ट, सेक्युलर, लिबरल, जो भी आप कहिएगा, एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल सब थे। तो उसके बाद मैं जो पूरा वो एक्सपीरियंस किया, सुना क्या आर्गुमेंट्स दे रहे है ना, कौन गलत है, कौन सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब बता दे रहे हैं ऊपर से। स्टेज का प्रोग्राम था। तो उसके बाद मेरा ना कई ख्याल आया मेरे दिमाग में, मुस्लिम क्वेश्चन को लेके, इंडिया के सेक्युलरिज्म को लेके, इंडिया के डेमोक्रेसी को लेके। एक गौ रक्षक, ये वीएचपी, बजरंग दल के जो गूंस बोलते हैं ना, गूंस, गुंडे, जब किसी मुसलमान बंदा का पिटाई करता है ना, तो पोजीशन लेना बड़ा आसान है एक हिसाब से, वो भी मुश्किल हो रहा है हालांकि, है ना। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जिसमें चुनिंदा इंटेलेक्चुअल्स हैं, वामपंथी वाले टाइप के राइटर्स, एकेडमिक्स, आर्टिस्ट लोग हैं, तो उनका देख के सुन के मेरा दिमाग में कुछ ख्याल आया। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली करके जर्नल में पब्लिश हुआ। आज मैं जब आ रहा था रास्ते में, ये आर्टिकल मुझे याद आया कि मैंने वो लिखा था, और उसका टाइटल था दोज एनिमीज ऑफ फ्रीडम। तो उसमें व्यंग करके लिखा था मैंने, क्योंकि वो जो मीटिंग हुआ था उसमें यह था कि मुस्लिम का सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के तहत, बाकी रिपोर्ट के तहत, या आपके अनुभव से भी पता चलता है कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक फैक्टर है। तो उसमें मंच से यह ऐलान किया गया, और मुझे लगता है सलीम साहब का भी नाम आया था उस टाइम, आपको शायद याद होगा, या हो सकता है मैं ठीक से आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। तो उसमें यह था कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में इतना सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इतना पॉवर्टी है, तो इनको उन सब प्रश्नों पे ध्यान देना चाहिए। आर्टिस्टिक फ्रीडम का जो सवाल है, ये इनसे नहीं संभलेगा, इनको ये सब में आना ही नहीं चाहिए। ये अड़ान था इंडिया का सेक्युलरिज्म का, चुनिंदा इंटेलेक्चुअल्स का। तो उस टाइम मुझे लगा कि अगर किसी ने सैटेनिक वर्सेस नहीं पढ़ा हो और वो विरोध कर रहा हो सलमान रुश्दी का, तो ये आर्गुमेंट देना कि तुमने तो पढ़ा भी नहीं है। तो मैं ये सोचा सलीम साहब कि बहुत लोग मार्क्सिस्ट बने फिरते हैं, तो मैं बोला जितने भी मार्क्सिस्ट बने फिर रहे, सबने मार्क्स पूरा पढ़ा है क्या? मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि मैं तो मार्क्सिस्ट हूं ना, मैं वामपंथी हूं, मैंने मेरे दोस्त को नहीं बता सकता था मैं चीज। लेकिन ये मेरा दिमाग में ख्याल आया कि आप मुस्लिम को सेक्युलरिज्म वाला अधिकार देने को तैयार हैं आप,
सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने दिखाया कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है तो मुसलमान को उसमें फोकस करना चाहिए। हमने अधिकार दिया है आपको, हमने आपको सेक्युलरिज्म दिया है, आप उसमें खुश होके बैठो। बाकी आर्टिस्टिक फ्रीडम बड़ा चीज है ना, आर्टिस्टिक फ्रीडम बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े ऊपर के लोगों के लिए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर्स के। और मुस्लिम अवाम तो एक तरह का नीचे का है ना, उसको वो अधिकार नहीं है। ये मुझे समझ में आया भारत के सेक्युलरिज्म के बारे में उस दिन। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो आर्गुमेंट जो दिया गया वहां पे, तो मुझे लगा कि अगर हम व्यापक जो अवाम है, व्यापक मुस्लिम अवाम है, जो ठीक है सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका अधिकार कि वो देश के सबसे चुनिंदा सवालों पे, देश के आर्टिस्टिक फ्रीडम के सवाल पे, लिबर्टी के सवाल पे, संविधान के सवाल पे अगर उसको बोलने का अधिकार नहीं है, तो आपका संविधान, आपका बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, आपके प्रियम्बल में लिखे हुए डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक वगैरह वगैरह का कोई मायना नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका। और मुझे लगा, हालांकि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जर्नल ने पब्लिश किया, लेकिन मुझे लगता था कि वो उसको पब्लिश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारा जो हमारे वामपंथी खेमे के अंदर में भी जो सारे मान्यताएं हैं उसको चैलेंज करते हुए मैंने उसको लिखा था कि हमें पूरे चीज को नए सिरे से देखना चाहिए। कि जो मैंने आपको कहा बेस्ट केस सिनारियो भी अगर हम लेते हैं, हमको वहां से शुरू करना पड़ेगा, बेस्ट केस सिनारियो में भी क्या है। तो मुझे ये लगा कि जो अगर हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग जो भी है, और अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में को भी आप उसके पार्ट मानते हैं, उसको अगर आप देश के हाईएस्ट पॉलिटिकल क्वेश्चंस के काबिल अगर नहीं मानते हैं, और आपने नहीं माना है, सिर्फ हाइपोथेटिकली क्यों बोलूंगा, हकीकत में भी है, मुझे लगता है आपने नहीं माना है, तो उस हालात में क्या होता है, उस हालात में ये मोदी जैसे, बीजेपी जैसा फेनोमेनन आपके सामने आता है। क्योंकि आपके साथ जो अवाम है उसको आपने ना एम्पावर तो किया, लेकिन कंटेनमेंट बोलते हैं ना, कंटेनमेंट। एम्पावर किस ढंग से है, आपने उसको कंटेन करके रखा। जैसे एक चीज को एक कंटेनर में आप डाला है ना, तो आपने दाल खरीद के लाया, सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, दाल खरीद के लाया मार्केट से, राजमा खरीद के, तो एक डिब्बे में लगाते हैं ना, आजकल तो सब पैकेट में आते हैं, कैंची से काटते हैं, उसके बाद डिब्बे में डालते हैं ना। उसको जगह तो दिया आपने, कंटेनर में डालते हैं ना डिब्बे में, लेकिन वो डिब्बे में आपने उसको कंटेन कर दिया। तो कंटेन का एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये कि आपने उसको जगह दी, आपके किचन में उसको एक जगह मिला, ठीक है, अच्छा है, आपने सेक्युलरिज्म दिया, इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स वगैरह वगैरह दिया आपने, लेकिन एम्पावरमेंट के साथ आपने कंटेन भी किया। नेहरू का पहला चीज जो बड़ा काम किया आजादी के बाद है, तेलंगाना में किसानों के ऊपर गोली चला दी। दलित थे वो, और किसान अमीर किसान नहीं थे वो। जैसे हम आज जो किसान आंदोलन होता है, हिकायत साहब क्या है, वो क्या एग्रीकल्चरल लेबरर है या एग्रीकल्चरल रिच फार्मर है, ये भी डिस्टिंक्शन है। तो तेलंगाना मूवमेंट में देखिए, आज मोदी जो झुका है किसानों के सामने में, ये मत भूलिए, तेलंगाना के किसानों को तो नेहरू ने भून के मार दिया था। आज भी अगर उस ढंग का किसान यानी कि भूमिहीन किसान होता तो मोदी भी वही करता। इसको मत भूलिए, डायनामिक्स को मत भूलिए।
ये जो है कि ठीक है किसान आंदोलन ने मोदी को टक्कर दे दिया, अब तो यूपी में ये लोग हार जाएंगे ना, किसी को ये नहीं कर पा रहा था, है ना, मतलब मोदी सबको कंट्रोल कर रहा था, किसान ने तो टक्कर, ये सब शॉर्ट साइटेड विजन का बात है। ठीक है, हम भी खुश होते हैं किसान आंदोलन ने इनको हिला के रख दिया, इनका सब फॉर्मूला फेल हो गया ना बीजेपी का। यूएपीए भी तो ट्राई किया था इन्होंने किसानों को डराने के लिए, वो भी फेल हो गया, खुश होते हैं हम। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव को मत भूलिए, लार्जर पर्सपेक्टिव में ये भी तो नेहरू ने वो किया है ना। और आपको पता है इंदिरा गांधी ने नेली मैसाकर असम में, मत भूलिए ये सब। तो ये बहुत सारा जो इन्होंने क्राइम्स किए हैं, इसके चलते क्या हुआ है कि जो दलित, मुस्लिम और आदिवासी का तो और भी बुरा हाल है इस देश में। दलित का तो कम से कम एक मसया अंबेडकर में था एक, अब दलित को उस ढंग से आसानी से टच नहीं कर सकते। लेकिन आदिवासी देखिए, आदिवासी के अंदर में एक उस ढंग से मिडिल क्लास जो एक अपना कम्युनिटी को एक लीडरशिप देता है, कम्युनिटी को कुछ आघात होता है तो वो अपना बात रख पाता है, वो क्लास भी आदिवासी में उस ढंग से डेवलप नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। तो अगर आप आदिवासी, मजदूर, किसान, मुस्लिम सबको या तो आप दबाते हैं जैसे 2014 से हम देख रहे हैं खुले ढंग से मोदी के राज में, या आपने मोदी आने से पहले तक जो बेस्ट के सिनारियो में आपने उनको एम्पावर तो किया, लेकिन कंटेनमेंट वाला एम्पावरमेंट था। अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चुकना ही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक स्थिति का, एक सिचुएशन, एक सिनारियो फेस करना पड़ेगा जहां मोदी जैसे फोर्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। मुझे याद है कांचा इलाइया ने 2006 में ही लिखा था कि अगर, देखिए कांचा इलाइया आप लोगों को पता होगा, है ना, कांचा इलाइया ने 2006 में लिखा था कि अगर ये ऐसा हालत है, हालांकि उनका अलग था एनालिसिस, मेरा जो एनालिसिस है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन ये बात उन्होंने उठाया था 2006 में कि अगर इस ढंग से चला तो ओबीसी सेक्शन जो है इंडिया का वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, ये कोई नहीं रोक सकता है। और सिर्फ वो नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था एक आर्टिकल में, ये आउटलुक में आया था आर्टिकल 2006 में, कि बीजेपी के तरफ से एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर होगा और जो लिबरल्स, जो वामपंथ लोग जो है वो देखते रह जाएंगे। 2006 में उनका प्रेडिक्शन था। यानी कि आपने उसको वो जगह नहीं दिया। मुस्लिम को आप राइट्स का बात करते हैं, लेकिन आपको एज मुस्लिम, क्या मुस्लिम एज मुस्लिम, दलित एज दलित हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सब्जेक्ट का दर्जा दिया जा सकता है इंडिया के सेक्युलरिज्म में? यह है सवाल कि आप उसको पहले तब्दील करेंगे, आप पहले बोलेंगे कि नहीं आपको ये कंडीशंस है, ये आप मान के चलिए, तो फिर आपको सेक्युलरिज्म के जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको इक्वालिटी दिया जाता है। ये कंडीशनैलिटी जो है कि भाई अगर आप पढ़े लिखे नहीं है ना, ये जो पढ़े लिखे होने का जो है कि भाई कौन सूट करता है, who is qualified to be the political subject in India, who is, आप मतलब क्या कॉन्सेप्शन लेके चल रहे हैं कि एक छोटा सा तबका जो प्रोग्रेसिव है, जो एनलाइटेंड है, जिसका लिबरल वैल्यूज है, सब सेक्युलरिज्म, इक्वल राइट्स सब करा के आपको देंगे? क्या ऐसा चल सकता है? क्या आपको पूरा अवाम जो है जब तक आपका जो हाई वैल्यूज है, जब तक उस अवाम में आश्रित ना हो, अगर मुझे एक अनपढ़ गंवार इंसान भी हमको कोई बात बोलता है पॉलिटिक्स के बारे में, मैं सुनता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए होता है। देखिए, जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि भाई यहां तो
ढाबा वाला भी, ऑटो वाला भी अपना दे देता है, अरे सर जी मोदी ठीक नहीं है, या जो भी है, क्यों वो बोल सकता है? हम ये नहीं बोल सकते। अगर सोचिए कोई कंप्यूटर ठीक करना है या कोई एक स्पेसिफिक ट्रेड का बात है, तो आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है ना, आपको एक एजुकेशन चाहिए उसके लिए। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया का सेक्युलरिस्ट प्रोजेक्ट ने ये जितने भी वंचित जो सेक्शंस है उसको एक तरह से बीच में झुला के रखा, नेहरू का। और देखिए नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म का तो वही था, उनको अमेरिका के साथ भी बना के रखना था, सोवियत रूस के साथ भी बना के रखना था, बीच का बैलेंस में चलते थे। तो जितने भी हमारे नीचे तबके के लोग थे उनको भी उस ढंग से रखा कि तुमको हल्का हल्का एम्पावरमेंट राइट्स दे देंगे, लेकिन पूरे तरीके से तुम देश का जो राजनीति है उसमें तुम हिस्सा नहीं लोगे, और हिस्सा लोगे तो क्या होगा? यूएपीए 1967 में आया। क्यों आया? तो फिर तो मुझे लगता है कि वो जो एक तरह का सेक्युलरिज्म का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का जो क्राइसिस जो था, उस क्राइसिस का फायदा उठा के मुझे लगता है कि बीजेपी और मोदी इस ढंग से आ पाया। तो हमें जो रूट प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं ना मोदी का क्यों विरोध कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी को किसी तरह से हटा के ना एक कांग्रेस का किसी को बिठा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, पहले वाला ही चलेगा। फिर 2002 गुजरात करते रहेंगे, 1984 सिख वाला करते रहेंगे। तो हम बोलते हैं कि नहीं, तो फिर उसका क्या करेंगे? मोदी को तो हटा दिए, हाँ, 1984 और 2002 का क्या होगा? तो बोलते हैं नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं कर सकते वाला सिनिसिज्म हमको मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी सवाल सिर्फ उठाना नहीं कि भाई सिर्फ एक वो घटना उठाने का बात नहीं है कि, लेकिन उसका पीछे जो पूरा चिंता है, पूरा जो थॉट प्रोसेस है, जिसको हम लोग दरकिनार कर देते आसानी से, मुझे लगता है उसको उठाने की जरूरत है। तो चूंकि आपने दलित मुसलमान को हिंदुस्तान में, आदिवासियों को उभरने नहीं दिया राजनीतिक तरीके से, सिर्फ एक तरह का सोशियो इकोनॉमिक, एक तरह का राइट्स देके रखा आपने, तो जब ओबीसी दलित बड़े संख्या में उस तरफ चले गए, तो फिर 2014 हो रहा है आपके सामने में। तो हमें यह क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर हम बेस्ट केस सिनारियो को भी मान के चलते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तभी मुझे लगता है, देखिए अब ये कोई नया सवाल नहीं है। एक और मैं जो बात कर रही, ये कोई नई बात नहीं है। मैं थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कर देता हूं। 1930 और 40 के दशक में जो डिबेट हुआ था हिंदुस्तान में कि हिंदू एक डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के संख्या के हिसाब से मेजॉरिटी में है, उस टाइम का हिंदुस्तान का बात कर रहा हूं, 1930 और 40 के दशक में, पार्टीशन से पहले, है ना, तो मेजॉरिटी था। तो इसमें यह था, कांग्रेस और गांधी का पोजीशन यह था इसमें कि हम जिसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, हिंदी उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे उसको तो सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं करेंगे, हम इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स के लेवल पे हम करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स करने से उन्होंने कहा, कांग्रेस और गांधी का कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स करने से हम फिर ब्रिटिश जैसे हमको मानते थे कि हिंदुस्तानी लोग तो इंडिविजुअल सिटीजन राइट्स का जो हिसाब से जो डेमोक्रेसी बनता है, वो तो ये लोग कभी कर ही नहीं पाएंगे, उतना मेच्योर हो ही नहीं पाते हैं। ये तो हमेशा से अपना कौम, अपना धर्म, जाति के हिसाब से दंगा फसादी करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के लोग, तो है ना, ये तो डेमोक्रेटिक सिटीजन जो होते हैं वो कभी हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम नहीं करेंगे। अब अंबेडकर का भी वही डिमांड था, है ना। तो इसमें यह था जो कि हिंदू मेजॉरिटी है, तो
लेकिन आपका माइनॉरिटीज है बाकी, सिख हुआ, दलित हुआ, मुस्लिम हुआ। तो ये माइनॉरिटी लीडर्स ये कह रहे थे कि हम तो माइनॉरिटी में, तुम मेजॉरिटी में हो, है ना। तो अगर तुम इक्वल सिटीजनशिप का जो बात कर रहे हो, नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजियस ग्रुपिंग्स, है ना, तो फिर इसमें तो फिर ये हो जाएगा कि हम जो माइनॉरिटी में रहेंगे, देखने को तो ऐसा लगता है कि इक्वल सिटीजनशिप राइट्स तो माइनॉरिटीज को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है? इन प्रैक्टिस चूंकि देयर इज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो लोग है वही अपना हिसाब से सरकार बनाएंगे। हालांकि ऑन पेपर इट विल बी सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिस्ट गवर्नमेंट, किसी एक विशेष कौम का नहीं होगा। तो ये जो डिबेट जो था 1930-40 में, फिर जाके आपका जब संविधान लिखा गया, ये डिबेट मुझे लगता है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। कुछ इस ढंग से बताते हैं इस चीज को, जैसे आटा का चक्की होता है ना, सोचिए उसमें हम गेहूं डालते हैं ना, तो गेहूं डालते हैं, वो पीस के इधर आटा निकलता है। तो माइनॉरिटी लीडर्स का ये कहना था कि अगर हम संविधान या इक्वल सिटीजनशिप, लिबरल जो नोशन है, सिटीजनशिप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स, नॉट एज सेपरेट दिस थिंग, उसको हम अगर चक्की मानते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हिंदू जो मेजॉरिटी है, क्योंकि संख्या में तो वो ज्यादा है, तो ये मान लीजिए कि वो गेहूं आप डाल दिए, तो उधर जब निकल रहे हैं ना आटा, तो वो जस्ट एज इंडिविजुअल सिटीजन्स होके निकल रहे होते। यानी कि माइनॉरिटी लीडर्स ये कह रहे थे कि हिंदू मेजॉरिटी का ही रूल रहेगा सेक्युलरिज्म में भी, लेकिन वो रूल को आप फर्स्ट नहीं देख पाएंगे, है ना, चूंकि वो अब तब्दील हो गया है। तब्दील हो गया किसमें? कि सब लोग इक्वल है हिंदुस्तान में, सब लोग संविधान के सामने में सब लोग इक्वल है, कोई भाषा, कौम, ये वो का कोई डिविजन्स नहीं है। तो इन्होंने बोला, लेकिन हकीकत में ऑन द ग्राउंड डिफैक्टो, डिजूरे और डिफैक्टो बोलते हैं ना, डिफैक्टो में फिर भी रूल तो उसी मेजॉरिटी का है ना। तो उनका ये कहना था, यानी कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म जो है, ये वो चक्की जैसा है जो डेमोग्राफिक मेजॉरिटी को, कम्युनल मेजॉरिटी को एक तरह का पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दे देता है। देखिए इस बात को कि जो हकीकत में जो कम्युनल मेजॉरिटी है, जो अंदर में कम्युनल होगा, अपर कास्ट, बनिया, ये वो अंदर में तो कम्युनल ही है, लेकिन वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस, इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया 1 पर्सन 1 वोट के, इसमें वो रहेगा वही, लेकिन उसको एक तरह का लेजिटिमेसी मिल गया। तो माइनॉरिटी लीडर्स का ये कहना था कि जो डेमोग्राफिक कम्युनल मेजॉरिटी है उसको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलता है, इसलिए उन्होंने इसका अपोज किया। क्या चीज का अपोज किया? सेक्युलरिज्म का अपोज किया था, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिटीजनशिप राइट। किसने? अंबेडकर ने। आज हम जब बोलते हैं कि बाबा साहेब का संविधान है, ये मत बोलिए कि बाबा साहेब को ना वो क्या बोलते हैं, आर्म ट्विस्टिंग बोलते हैं ना, आर्म ट्विस्टिंग करके अब फास्ट में बैठ गए। वो कौन बैठ गए फास्ट में, है ना, अब बोल रहे हैं हम मर जाएंगे तो तेरा तो हिंदुस्तान में फ्यूचर खत्म। फकीर साहब ने बोला ना, ये उस टाइम भी एक फकीर थे, है ना, इतना ब्लैकमेलिंग अंबेडकर को। तो क्या करते अंबेडकर भी, है ना, पूना पैक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, मत बोलिए। तो बाबा साहब का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बाबा साहब को बहुत प्रेशर करके, ब्लैकमेल करके, ही हैड टू वाटर डाउन हिज ओन पोजीशंस। जो अंबेडकर का जो क्लासिक पोजीशंस है, क्या है, क्या संविधान है? नहीं, वो तो एक वाटर डाउन वर्जन है, ठीक है ना। तो वो माइनॉरिटी लीडर्स का था। और दूसरे तरफ देखिए, दूसरे तरफ माइनॉरिटी लीडर्स क्या कह रहे थे कि जो वो तो डेमोग्राफिक मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी का बात था कि कैसे हिंदू मेजॉरिटी अपने आप को डेमोक्रेटिकली लेजिटिमाइज कर पा रहा है विदाउट लूजिंग देयर पावर, विदाउट लूजिंग देयर कम्युनल पावर, डोंट फॉरगेट दिस। और दूसरे तरफ जो माइनॉरिटीज है, वो क्या हो रहा है, उनका डिमांड जो था कि जो हम डेमोग्राफिक माइनॉरिटी होते हुए भी, देखिए माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि आप पॉपुलेशन आपका कम है, कि सोचिए बाकी लोगों का 80% है, आप 20% है, आप माइनॉरिटी हो गए, नहीं, माइनॉरिटी का वो मतलब नहीं है।
जैसे पारसी हिंदुस्तान में हो सकता है 1% है, 2% है, तो हमको कोई पूछता है कि पारसी माइनॉरिटी है, तो हाँ माइनॉरिटी है बोलते हैं हम, लेकिन उसका माइनॉरिटी स्टेटस पॉलिटिकली उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो माइनॉरिटी तो हम पॉलिटिकल माइनॉरिटी का बात कर रहे हैं ना। तो हो सकता है कि 2% लोग है लेकिन बहुत पावरफुल हो सकता है, तो आप उसके बारे में कभी माइनॉरिटी बोल के सोचते ही नहीं है। जैसे पारसी के बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। मुसलमान इतना बड़ा आवाम है फिर भी हम माइनॉरिटी बोलते हैं, है ना? क्यों? चूंकि माइनॉरिटी कराया गया है। आप पॉपुलेशन में कम है इसलिए माइनॉरिटी, ये एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है माइनॉरिटी का। सब्सटैंटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है? सब्सटैंटिव अंडरस्टैंडिंग ये है, और ये माइनॉरिटी लीडर्स का आर्गुमेंट था, वहां से निकल के आ रहा है। बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में है, उनका डिमांड यह था कि हम माइनॉरिटी में होते हुए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर आप लाते हिंदुस्तान में, तो माइनॉरिटी होते हुए भी हमारा पॉलिटिकल इक्विवेलेंस रहता। ये पॉलिटिकल इक्विवेलेंस वर्ड स्पेसिफिक यूज किया है माइनॉरिटी लीडर्स ने, इंक्लूडिंग अंबेडकर, उनका वर्ड है ये। उन्होंने बोला कि हम माइनॉरिटी में रहते हुए भी वी शुड हैव पॉलिटिकल इक्विवेलेंस विद द मेजॉरिटी। उसको कहते हैं डेमोक्रेसी, उसको कह सकते हैं हम सेक्युलरिज्म। लेकिन क्या हिंदुस्तान में वो डेमोक्रेसी, वो सेक्युलरिज्म आया है? क्या हिंदुस्तान में जो संविधान लिखा गया, क्या वो वाला डेमोक्रेसी, वो वाला सेक्युलरिज्म लाया गया? यानी कि मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं आज इस कम समय में कि बेस्ट केस सिनारियो संविधान के तहत का जो बेस्ट, कि एक संविधान एक बहुत ही बढ़िया लिबरल प्रोग्रेसिव सेक्युलर जो गवर्नमेंट के साथ अगर होता, वो बेस्ट केस सिनारियो भी असल में बेस्ट नहीं होता। चूंकि भारत का जो सेक्युलरिज्म है, और वो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, भारत का जो सेक्युलरिज्म जो है, भारत का जो संविधान है, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज में बना है। ये नीचे के तबके के लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला, एम्पावरमेंट के नाम पे कंटेनमेंट, अंबेडकर जैसे लीडरों को ब्लैकमेल, उनको दबा के, डरा के, और उस टाइम तो चूंकि महान गांधी जी थे, यूएपीए का तो जरूरत ही नहीं था, और फास्ट में बैठ जाते, क्या करेंगे? यूएपीए से भी और बेकार वेपन है वो, ऐसा ब्लैकमेल हो जाते आप। चूंकि अगर गांधी का देहांत हो गया आपके चलते, बाप रे, तब तो फिर आप तो मतलब यू विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रेटर टू द नेशन, राइट? यू कांट टेक दैट ऑन योर हैंड्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग किल्ड गांधी। चूंकि आपने गांधी का बात नहीं माना, तो वो सब तरह तरह का कॉम्प्रोमाइज होते 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 तो आपको जो मिला है, आज आप उस हालात में हैं कि एकदम कॉम्प्रोमाइज करके जो आपने नाखुश होके जो चीज आपने लिया था, आज उसी को आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये तो दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। ये मुझे लगता है कि ये जो स्कैम हुआ है हिंदुस्तान में, ये जो बहुत बड़ा घोटाला है हिंदुस्तान में, इसके चलते, और चूंकि आपने जो नीचे के लोगों को, जो यहाँ पे दबे लोग हैं, जो माइनॉरिटीज है, उनको कभी पॉलिटिक्स में उस ढंग से ऑटोनोमसली पूरे अपने वॉइस के साथ, अपने आइडेंटिटी के साथ आपने उनको आने नहीं दिया, आपने उनको पॉलिटिकल सब्जेक्ट होने नहीं दिया, आपने उनको कंटेन करके बीच में हैंग करके रखा। नेहरू ने वगैरह वगैरह, यूपीए गवर्नमेंट, वामपंथियों ने, जैसे हम बंगाल के बारे में बोलते हैं ना भाई, वो तो लेफ्ट का गवर्नमेंट था भाई इतना सा, तो फिर वहां सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मुस्लिम का वहां इतना हाई क्यों हो गया? मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का क्यों आप सोच रहे मुसलमान का? क्या मुसलमान और आगे का नहीं हो सकता है? सिर्फ वो क्या गरीब है कि उसको आप चैरिटी करेंगे?
क्यों वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक फ्रीडम के सवाल पे वो क्यों नहीं बोलेगा? क्यों उसको यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके आएगा तभी वो बोल पाएगा? ये क्या कॉन्सेप्शन हुआ? और अगर आप मार्क्सिस्ट है तो मार्क्सिज्म का बेसिक वसूल यह है कि जो मार्क्स ने जो कहा था कि ये नहीं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा लोग है, सिर्फ वो समाजवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म का बात करेंगे। नहीं, मार्क्स का तो ये था कि जो सबसे सर्वहारा है, प्रोलेटेरियत है, वो सबसे उच्च दर्जा का पॉलिटिकल रोल अदा करेगा। जब सोवियत रूस में क्रांति हुआ, लेनिन क्या बोले थे कि वेयर द कुक शैल गवर्न, जो आपका खाना बनाने वाला जो कुक है वो गवर्न करेगा, वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का थॉट वो है, कम्युनिज्म का प्रैक्टिस भी वो है। तो अगर आप ये सब भूल जाते हैं तो फिर आप जगह जगह फंस जाते हैं। तो इसलिए जब आज हम लोग यूएपीए का विरोध करते हैं, सीएए का विरोध करते हैं, एनआरसी का जो प्रोसेस का विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सही कर रहे हैं इन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, जितने भी मूवमेंट्स हुए। लेकिन थोड़ा हम लोगों को पर्सपेक्टिव जो बोलते हैं ना, किस ढंग से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, वो भी हम लोगों को कभी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इस पे गौर करें, सोचें। ये तुरंत गर्मा गर्मी में बहस करने वाला विषय नहीं है मेरे लिए। ये मैं भी सोच के काफ़ी दिन परख के देख के ये बात आपके सामने में रख रहा हूँ। और कुछ चीज़ें अपना एक्सपीरियंस से आता है, तजुर्बा से आता है। किताब पढ़ के सब कुछ नहीं होता है, नहीं गुस्सा करने से या ये आपको सरकार पसंद नहीं है तो इसके खिलाफ आप बहुत जोर जोर से चिल्लाने से सिर्फ नहीं होता है। चीज़ों को समझना चाहिए। और जो आज जो हिंदुत्व के जो ताकत है, जो आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी का जो प्रकोप है, मुझे लगता है इसको जड़ से फेंकने का, इसके खिलाफ लड़ने का जो मुहिम है, उसके लिए मुझे लगता है कि इन सब थोड़ा डीप क्वेश्चंस भी हम लोगों को कभी कभी पूछ लेना चाहिए। नहीं तो ये हमें दबाते रहेंगे, हम दबते रहेंगे और हमारा जो समूह है वो घटते जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सब पे गौर करें। और आपने मुझे यहाँ ये सब बात रखने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहीं अपना बात रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।